हेलो डियर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल भूषण प्राइवेट आईटीआई जयपुर पर। डियर फ्रेंड्स, हमारा जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी के अंदर जो चैप्टर चल रहा था वो था डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यानी घरेलू वैद्युतिक उपकरण। और इस चैप्टर के कुछ टॉपिकों के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल गीजर यानी विद्युतीय गीजर। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो विद्युतीय गीजर होता है ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है जिसके माध्यम से हम विभिन्न तापमान बिंदुओं पर जल को गर्म करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और इस मॉडर्न लाइफ के अंदर हम रसोई घर यानी किचन और बाथरूम और वॉश बेसिन आदि में हम गर्म जल का उपयोग करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस इलेक्ट्रिकल गीजर की संरचना के बारे में और इसके भागों के बारे में और भागों का क्या क्या कार्य होता है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और गीजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है और इसके अनुरक्षण और मरम्मत के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे और जो इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो इलेक्ट्रिक गीजर होता है ये होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का? ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है इंस्टेंट गीजर और दूसरा जो होता है वो होता है स्टोरेज गीजर, जिसे हम बॉयलर भी कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो दो प्रकार के होते हैं इंस्टेंट गीजर और स्टोरेज गीजर, इनकी जो संरचना होती है वो लगभग समान होती है। फर्क ये होता है कि जो इंस्टेंट गीजर होता है उसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम जो पानी गर्म हो जाने के बाद में आउटलेट पाइप के माध्यम से हम पानी जितना उपयोग है उतना हम ले लेते हैं, उसके बाद में इनलेट पाइप के माध्यम से उतना ही पानी वापस इस गीजर के अंदर भर जाता है। यानी जो स्तर इसका जो स्तर होता है पानी भरने का वो वापस कवर हो जाता है। बात करें स्टोरेज गीजर की, तो जो स्टोरेज गीजर में होता है क्या होता है कि पहले इसमें पानी को स्टोर किया जाता है और फिर जिस तापमान का पानी हमें उपयोग करना है, जैसे 65 डिग्री या 60 डिग्री का पानी हमें उपयोग में लाना है, तो वहां तक पहले उसको गर्म करेंगे पानी को, और पानी को गर्म करने के बाद में गीजर को ऑफ करके और फिर उस पानी का उपयोग कर लेंगे। और बाद में अगर इसका और उपयोग करना है गीजर का तो उसमें फिर पानी को भरा जाता है और फिर सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम पानी को गर्म करते रहते हैं और उपयोग करते रहते हैं। इस प्रकार से ये दो प्रकार के होते हैं, तो इनकी जो संरचना होती है वो सेम प्रकार की होती है। तो डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी संरचना की। तो इसकी जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। तो इसके भागों के बारे में हम जान लेते हैं कि जो इसका जो बाहरी भाग होता है जिसे हम बॉडी कहते हैं, और ये बॉडी होती है एक जो माइल्ड स्टील से बनी होती है और इस पर इनेमल्ड पेंट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है इस पर जंग नहीं लगता और ये दिखने में भी सुंदर दिखाई देता है। और इसके अंदर एक होता है इनर टैंक। ये जो टैंक होता है जिसमें हम पानी भरते हैं, जिसमें पानी भरा जाता है वो इनर टैंक कहलाता है। और जो इनर टैंक है ये तांबे की मोटी शीट से बनाया जाता है, एक बेलनाकार पात्र। और ये इसे हम कह सकते हैं कि भारी गेज, तांबे की भारी गेज की शीट से इस बेलनाकार पात्र को बनाया जाता है, आंतरिक टैंक को, जिसमें जल को भरा जाता है। और इस टैंक के अंदर हम हीटिंग एलिमेंट और थर्मोस्टेट और इनलेट व आउटलेट पाइप को फिट कर देते हैं इस प्रकार से। और इसमें जो और भाग होते हैं वो होता है एक ड्रेन पाइप कवर। तो ये जो ड्रेन पाइप कवर है इसका कार्य होता है कि इसमें जब गीजर में गंदगी अधिक हो जाए तो इसको साफ करने के लिए इस ड्रेन पाइप कवर का हम उपयोग करते हैं, जिसके माध्यम से इसको खोलने के बाद इसका पूरा पानी बाहर निकाल लिया जाता है और जो गंदगी होती है पानी में वो भी बाहर आ जाती है और इसको वापस बंद कर दिया जाता है। और इसमें एक होता है आउटलेट पाइप और एक होता है इनलेट पाइप। और जो आउटलेट पाइप होता है इसके
माध्यम से हम इस गर्म पानी को बाहर निकालने के लिए आउटलेट का उपयोग करते हैं, और इसे डायरेक्ट हम बाथरूम के नल में या फिर किचन के अंदर जो नल होता है उससे कनेक्ट कर देते हैं, और जो वॉश बेसिन होता है वहाँ पे इसको कनेक्ट कर देते हैं डायरेक्टली। और जैसे हमें गर्म पानी का उपयोग करना हो तो वहाँ से हम गर्म पानी को ले लेते हैं। और ये होता है इनलेट पाइप, जिसके माध्यम से हम इसमें जल भरते हैं। इस पाइप में ऐसा सिस्टम होता है कि मान लो जैसे हम आउटलेट पाइप के माध्यम से जितना पानी बाहर निकाला उतना ही पानी वापस इसमें ऑटोमेटिकली वापस उसी स्तर तक बढ़ जाता है जहाँ तक इसका पानी का स्तर होता है, वहाँ तक पानी वापस बढ़ जाता है। और इस इनलेट पाइप के ऊपर ही एक प्रेशर रिलीज वाल्व होता है, जिसके माध्यम से हम पानी के प्रेशर को कम व अधिक कर सकते हैं। और इसमें होता है थर्मोस्टेट। तो कई जो गीजर होते हैं सुरक्षा की दृष्टि से कई गीजरों में 2 थर्मोस्टेट प्रयोग करते हैं और कईयों में एक ही थर्मोस्टेट प्रयोग करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो थर्मोस्टेट है, ये जैसे जो एक थर्मोस्टेट प्रयोग करते हैं हम, वो तो होता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 88 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी इसके बीच में हम इसको सेट कर सकते हैं। और इसको सेट करने के बाद जैसे हमने इसको 60 डिग्री पे सेट किया तो ये 60 डिग्री तक के पानी को 60 डिग्री तक पानी को गर्म करेगा, और उसके बाद ये सर्किट को ओपन कर देगा, जिसके कारण ये हीटिंग एलिमेंट ऊष्मा उत्पन्न करना बंद कर देगा, जिससे जो टेम्परेचर है वो जो जिस टेम्परेचर पर पानी है उसी टेम्परेचर पर ये पानी रहेगा। और जैसे ही पानी का टेम्परेचर डाउन होगा तो ये वापस सर्किट को ऑन कर देता है। जैसे 60 डिग्री हमने फिक्स की, तो 60 डिग्री से जैसे ही पानी का टेम्परेचर कम होता है तो ये वापस सर्किट को ऑन कर देता है। तो जिस टेम्परेचर पर हमने इसको सेट किया है उस टेम्परेचर पर ये पानी को गर्म रखता है। और जो एक और थर्मोस्टेट होता है, ये तो मान लो एक थर्मोस्टेट, और जो दूसरा थर्मोस्टेट होता है ये फिक्स मान पर सेट, यानी 96 डिग्री के लगभग ये पहले से ही ऑलरेडी सेट किया हुआ रहता है। ये कंपनी के द्वारा ही सेट किया जाता है, कर दिया जाता है, यानी परमानेंट ये 96 डिग्री पर ये सेट किया हुआ थर्मोस्टेट लगाया जाता है। और ये जब काम करता है, मान लो हमारा जो थर्मोस्टेट है जो 32 डिग्री से 88 डिग्री तक जो सेट होता है वो थर्मोस्टेट खराब हो जाता है, या उसका जो संपर्क ऑन ऑफ होता है, तो वो मान लो ये ऑन स्थिति में चिपक जाती है दोनों पत्तियां, तो उस टाइम पे क्या होगा, पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। गर्म होने पे क्या होगा, पानी की वाष्प बनेगी, वाष्प को फैलने के लिए स्थान होता है, लेकिन वो स्थान भी अगर कम रहता है तो ये गीजर फट सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या होता है, एक दूसरा थर्मोस्टेट होता है जो इस पानी के टेम्परेचर को 96 डिग्री से 96 डिग्री तक गर्म होते ही क्या होता है, ये सर्किट को ऑफ कर देता है, यानी ओपन कर देता है, और ये गीजर फटने से बच जाता है। और इसी बचाव के लिए एक और इसमें सुरक्षा युक्ति लगाई जाती है, फ्यूजिबल प्लग, और ये होता है सेफ्टी बैंड पाइप जो 12 mm का होता है। यानी मान लो ये भी अगर खराब हो जाता है दूसरा वाला थर्मोस्टेट भी, तो उस स्थिति में क्या होता है, फ्यूजिबल प्लग कार्य करेगा। यानी ये जो स्थिर होता है, ये जो पानी का स्थिर मान लो यहाँ पे ये छत जो आंतरिक जो बेलनाकार जो तांबे के पात्र होता है उसकी जो ऊपर वाली छत होती है, और ये जो पानी का स्तर होता है इसके मध्य में लगभग 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर का गैप होता है। जो स्टीम को जगह मिल सके उसके लिए ये यहाँ पे खाली स्थान छोड़ा जाता है, और इस खाली स्थान में जो स्टीम, जैसे थर्मोस्टेट खराब हो जाता है तो जल अधिक गर्म होगा तो स्टीम बनेगी, और स्टीम को जगह चाहिए फैलने के लिए, तो ये जगह भी अगर कवर हो जाती है तो उसके बाद में क्या होता है, ये जो फ्यूजिबल प्लग है ये प्रेशर के कारण फट जाएगा और
प्रेशर बाहर निकल जाएगा, जिसके कारण गीजर फटने से बच जाता है। इसमें एक ग्लास बूल नामक पदार्थ जो आंतरिक टैंक होता है और जो बाहरी टैंक होता है, इसके मध्य में ये ग्लास बूल भरा जाता है और इसका कार्य होता है ऊष्मा हानि को रोकना। यानी जैसे हमने पानी को गर्म कर लिया, अब पानी की जो ऊष्मा होती है उसको बाहर जाने से रोकने के लिए हम ग्लास बूल का उपयोग करते हैं, जिसे हम कांच की रुई भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, ऊष्मा का कुचालक होता है ग्लास बूल, जो ऊष्मा की हानि को रोकने का कार्य करता है। यानी जो अंदर का तापमान होता है उसको अंदर रहने देता है और बाहर के तापमान को बाहर रहने देता है। और जो हीटिंग एलिमेंट होता है, इसमें जो हीटिंग एलिमेंट हम प्रयोग करते हैं गीजर के अंदर, ये बंद प्रकार का हीटिंग एलिमेंट प्रयोग करते हैं। जो इमर्सन रोड होती है उस प्रकार का हम इसमें हीटिंग एलिमेंट उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इसके जो मुख्य भाग हैं ये इस प्रकार से होते हैं। और ये जो इसका कार्य सिद्धांत होता है गीजर का, वो होता है ऊष्मीय सिद्धांत। यानी हम इसे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये हमें आउटपुट में कौन सी ऊर्जा देता है, ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करता है, और उस ऊष्मीय ऊर्जा से हम पानी को गर्म करते हैं। इसमें जो इनलेट पाइप होता है ये यू आकृति का होता है और जो आउटलेट पाइप होता है वो ये जो हीटिंग एलिमेंट होता है इससे थोड़ा ऊपर रखा जाता है। ये एक सेफ्टी के लिए इसको हीटिंग एलिमेंट से ऊपर रखा जाता है। यानी कभी भी इसमें पूरा पानी खाली नहीं होता गीजर के अंदर। तो जैसे हम इसमें पानी भर देते हैं, पानी भरने के बाद में जैसे इसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद में पानी गर्म होता है और गर्म होने के बाद में हम इसको आउटलेट पाइप के माध्यम से उपयोग कर लेते हैं। तो उपयोग करने के बाद में ये जो जल का स्तर है यहाँ से लेके और यहाँ तक का पानी बाहर आ जाएगा, और जो ये स्तर है यहाँ तक इस पानी का स्तर हमेशा बना रहेगा, जिससे क्या होगा, जो हीटिंग एलिमेंट है ये वाला अपना, ये हमेशा पानी के अंदर रहेगा। तो जैसे कभी इसको खाली नहीं चलाते तो स्टार्टिंग में जब इसको लगाया जाता है गीजर को, तो पहले इसमें पानी भरा जाता है ताकि ये बिना पानी के जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो लाल गरम होकर खराब ना हो, इसलिए इसमें पहले पानी भरा जाता है। तो पानी का स्थिर बनाए रखने के लिए इस आउटलेट पाइप को हीटिंग एलिमेंट से थोड़ा ऊपर रखा जाता है, जिससे ये लाल गरम होकर खराब ना हो हीटिंग एलिमेंट। तो इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स ये इसकी संरचना होती है और इसके ये मुख्य भाग होते हैं। बात करते हैं इसके सर्किट डायग्राम की। तो इसका जो सर्किट डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे ये हमने यहाँ पे ये फेज है और फेज के साथ एक लगा दिया जाता है, एक या दो हीटिंग एलिमेंट, थर्मोस्टेट लगा दिए जाते हैं। और ये थर्मोस्टेट स्टार्टिंग के अंदर कंटिन्यूटी बनाए रखता है और इसके साथ एक ये हीटिंग एलिमेंट लगा दिया जाता है। हीटिंग एलिमेंट लगा दिया जाता है और यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया जाता है। अब हमें इसके ऑन और ऑफ स्थिति की पता कैसे चले, उसके लिए एक यहाँ पे एक सुरक्षा प्रतिरोध लगाकर, कार्बन प्रतिरोध जो होता है वो लगाकर, और एक ग्रीन लैंप लगा दिया जाता है, जो ये इंडिकेट करने पर, जो जब ये इंडिकेट करता है तब हमारा हीटिंग एलिमेंट चालू रहता है, यानी गीजर पानी गर्म करता रहता है। और एक होता है इसमें रेड बल्ब, जिसके साथ भी एक सुरक्षा प्रतिरोध लगा होता है, और ये रेड बल्ब होता है और ये इस प्रकार से लगा दिया जाता है। तो
ये फेज मिल जाता है हीटिंग एलिमेंट को और ये यहाँ से न्यूट्रल मिल जाता है। अब सर्किट कंप्लीट है। धारा जैसे हमने ऑन किया स्विच को ऑन करने पे क्या होगा, धारा बहेगी तो ये इधर से होते हुए इधर से, क्योंकि धारा हमेशा शॉर्ट मार्क देखती है, क्योंकि इसका जो प्रतिरोध होता है ये बहुत अधिक होता है इन दोनों का प्रतिरोध, तो इधर से ना होके इस थर्मोस्टेट से होते हुए ये हीटिंग एलिमेंट में होते हुए और ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है और हमारा हीटिंग एलिमेंट ऊष्मा उत्पन्न करता रहता है और जल गर्म करता रहता है। जैसे हमने इसको एक फिक्स टेम्परेचर पर सेट कर दिया तो उस टेम्परेचर तक ये पानी को गर्म करेगा और जैसे ही उस टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर होने लगेगा तो ये सर्किट को ऑफ कर देगा, यानी ये यहाँ से जो द्वितातिक पत्तियां होती है वो सर्किट को ओपन कर देगी। तो ओपन करने से क्या होगा, इधर से धारा बहना बंद और इधर से बहेगी तो इधर काफी अधिक प्रतिरोध होता है, क्योंकि यहाँ तो ये दोनों पैरेलल में है और पैरेलल में होने के कारण क्या होगा, इन दोनों का प्रतिरोध और भी घट जाएगा और घटने से क्या धारा का मान अधिक रहता है। लेकिन जैसे ही ये थर्मोस्टेट ओपन होता है, इसकी पत्तियां ओपन होती है, ओपन होने से क्या होता है, इसका जो सर्किट है वो ओपन हो जाता है। ओपन होने से क्या होगा, धारा अब इधर से गुजरना चाहेगी तो धारा इधर से गुजरेगी, तो इसमें जो धारा बहेगी वो बहुत ही कम मान की धारा फ्लो होगी, यानी प्रतिरोध अधिक होने के कारण बहुत ही कम मान की धारा फ्लो होगी और इधर से होते हुए ये सर्किट कंप्लीट, ओनली सर्किट ही कंप्लीट होगा, जिसके कारण ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये ऊष्मा उत्पन्न नहीं कर पाएगा उस धारा पे, क्योंकि उसके लिए धारा अधिक चाहिए। मान लो हमने 3 किलोवाट का हीटिंग एलिमेंट लिया तो इसकी जो वाटेज बहुत अधिक है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो कम होने पे क्या होता है, हीट अधिक पैदा नहीं होगी, क्योंकि हीट पैदा करने के लिए जूल के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, I²R⁻T, यानी समय भी अधिक होना चाहिए, प्रतिरोध भी अधिक होना चाहिए और करंट का मान भी अधिक होना चाहिए, तब तो क्या होगा, हीट अधिक पैदा होगी। तो ये ना के बराबर करंट बह रही है तो इसमें हीटिंग एलिमेंट ऊष्मा उत्पन्न नहीं करेगा और गीजर में का जो तापमान होता है, जिस तापमान पे हमने थर्मोस्टेट को सेट किया है उस तापमान तक वो उस पानी को गर्म रखेगा और जैसे ही उस तापमान से टेम्परेचर डाउन होगा सेट किए हुए तापमान से तो ये वापस इसको कनेक्ट कर देता है। तो जब ओपन रहता है उस टाइम पे क्या होगा, ये बल्ब जो अपन इसको सप्लाई देंगे 250 वोल्ट, वो ये दोनों ड्रॉप करेंगे और ये लैंप ऑन हो जाएगा। उस टाइम पे क्या इंडिकेट करेगा कि हीटिंग एलिमेंट ऑफ है इस टाइम पे। तो इस प्रकार से ये सर्किट डायग्राम होता है। और डियर फ्रेंड्स, इसकी जो ये हीटिंग एलिमेंट की जो वाटेज होती है वो इसकी गीजर की धारिता के ऊपर निर्भर करती है। तो जैसे अगर 25 लीटर का गीजर होगा उसके लिए 1 किलोवाट का हीटिंग एलिमेंट उपयोग करते हैं और 50 लीटर के गीजर के लिए 2 किलोवाट का हीटिंग एलिमेंट उपयोग करते हैं और 100 लीटर वाले गीजर के लिए 3 किलोवाट का हीटिंग एलिमेंट उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये इसकी ये वाटेज होती है हीटिंग एलिमेंट की और ये होती है धारिता के अकॉर्डिंग हम हीटिंग एलिमेंट की वाटेज को रखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो हुई इसकी संरचना की बात और इसके भागों की बात और इसकी वर्किंग प्रोसेस की और सर्किट डायग्राम की और इसके सिद्धांत की। अब बात करते हैं इसके अनुरक्षण और मरम्मत की। तो अनुरक्षण और मरम्मत हमेशा इस प्रकार से करना चाहिए कि हमेशा इसमें अगर जल के अंदर गंदगी पैदा हो जाती है या गंदगी इकट्ठी हो जाती है, कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो इस ड्रेन पाइप कवर के माध्यम से समय समय पर इसकी सफाई करते रहना चाहिए और समय समय पर इस फ्यूजिबल प्लग को भी
देखते रहना चाहिए, इसका अनुरक्षण करते रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो ये फ्यूजिबल प्लग होता है, ये इसमें कचरा, आसपास में कचरा जम जाता है, जिसके कारण ये फट नहीं पाता और ये गीजर फट जाता है। और अगर इनलेट और आउटलेट पाइप के आसपास पानी का रिसाव हो रहा है, पानी लीकेज हो रहा हो, तो उसको तुरंत सही करें और रिसाव को बंद करें। और मान लो जैसे हमने गीजर को सप्लाई दी और सप्लाई देने के बाद भी ये पानी को गर्म नहीं कर रहा हो, तो इसके जो सर्किट में लगे हुए एमसीबी या फ्यूज की जांच करें और इसके हीटिंग एलिमेंट की जांच करें और ओपन सर्किट तथा शॉर्ट सर्किट के बारे में भी इसकी जांच करें। और मान लो अगर गीजर के संपर्क में आते हैं किसी व्यक्ति को झटका लगता है, तो इसके जो अर्थिंग किया हुआ पिन है, अर्थिंग पॉइंट की जांच करें कि कहीं से अर्थिंग पॉइंट ओपन सर्किट तो ना हो गया हो, तो उसकी जांच करें और जहां से अर्थिंग हो गया है उसको अर्थिंग दोष को दूर करें। इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स इसकी समय समय पर अनुरक्षण और मरम्मत करते रहना चाहिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।